जरांगे साहब एक स्ट्रांग मैसेज इससे देना चाहते हैं, और आपको मतलब हम सबको अचरज नहीं होना चाहिए कि अगर अगली सरकार जरांगे साहब के बलबूते पे ही बनी तो हमें कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में उनके विधायक चुन के आएंगे। जय जिजाऊ जय शिवराय मित्रांनो, महाराष्ट्राचं राजकारण हे संपूर्णपणे जरांगे पाटील यांच्या भोवती फिरत आहे। जरांगे पाटील विधानसभेसाठी उद्या उमेदवार जाहीर करणार आहेत आणि हे उमेदवार जाहीर करीत असताना सध्या सर्वाधिक रस्सीखेच आणि स्पर्धा जर कुठे असेल तर ती बीड विधानसभेच्या जागेसाठी जास्त आहे, कारण सर्वाधिक जास्त उमेदवार या ठिकाणाहून इच्छुक आहेत आणि या इच्छुकामध्ये जे उमेदवार आहेत त्या सर्वांचं योगदान हे मराठा आरक्षण आंदोलनाशी लढ्याशी राहिलेलं आहे। परंतु यामधून एक उमेदवार निवडणं हे काल शक्य झालं नाही आणि म्हणून आता ही निवड प्रक्रिया पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांच्यासमोर आज जाणार आहे आणि त्यामधून एक उमेदवार निवडायचा आहे। तर यामध्ये सर्वाधिक जी चर्चेची नावं आहेत की ज्यांना पॉईंट्स ऑफ मेरिट म्हणून समाज त्यांच्याकडे पाहतो आहे आणि सर्वांगानं ते ज्यांचं क्लीन कॅरेक्टर किंवा शुद्ध चरित्र म्हणून पाहिलं जात असेल तर त्यामध्ये बीडमधील व्यवसायाने सीए असलेले बी जाधव, ॲडव्होकेट श्रीराम पिंगळे या दोघांच्या नावाची चर्चा सर्वाधिक आहे। आणि तिसऱ्या नंबरला जर कोण असेल तर ते आहेत माजी मंत्री प्राध्यापक सुरेश नवले। ह्या 3 उमेदवारांची चर्चा जनसामान्यामध्ये सर्वाधिक आहे आणि त्या अंगाने जरांगे पाटील यांच्यासमोर तिघापैकी एका उमेदवाराची निवड होण्याची शक्यता आहे। तसं पाहिलं तर जरांगे पाटील यांनी या एकूण 15-20 लोकांपैकी 5 नावं पुढे आलेली आहेत, परंतु त्यातली त्यात ही 3 नावं आज लोकांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये चर्चिली जात आहेत। तर या संदर्भात ॲडव्होकेट श्रीराम पिंगळे यांची काय भूमिका आहे ऐकणार आहोत। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एडवाइज़र रहा हूँ, और जहाँ जहाँ तक मेरा एडवाइस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है वहाँ तक मैं उनके साथ रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान जी की सरकार थी तो उन्होंने एक पॉइंट पे मुझे लगा कि वो मराठाओं के साथ ठीक नहीं कर रहे, तो मैंने उनका काम छोड़ दिया। उसके बाद 2018 में जब मैं हालांकि ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट था, लेकिन फडणवीस साहब की सरकार मराठाओं के साथ एक दिसंबर 18 के बाद गलत कर रही थी, तो मैंने अपने मुद्दे पे वहाँ पर 5 लॉयर अलग से खड़े करके हाई कोर्ट में वो जो रिजर्वेशन एक्ट उसको टिकाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की और वो सक्सेसफुल रहे हैं। बाद में शरद पवार जी की जो गवर्नमेंट रही, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तब उन्होंने भी वहाँ पर जो गायकवाड़ कमीशन का रिपोर्ट था वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा नहीं, तो उसके विरोध में मैंने खुद वहाँ पर अपियर हुआ था। लेकिन आज की डेट में भी गायकवाड़ कमीशन का पूरा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा नहीं गया है। अब इस विषय को अगर देखेंगे तो ये जन आंदोलन जो मनोज दादा जरांगे पाटिल साहब ने खड़ा किया है, इसको अलग अलग फोरम पे हमें ले जाना है, और उसमें से एक फोरम है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अभी रास्ते पर की लड़ाई चल रही है, न्यायपालिका की लड़ाई चल रही है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पर कानून बनते हैं वहाँ पर लोगों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी राय में जो काम मैंने, जो योगदान मैंने इस विषय को लेके पिछले 11 साल में कम्युनिटी के लिए दिया है, उसको लेके जरांगे पाटिल साहब मेरे नॉमिनेशन को सपोर्ट करेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि आखिरकार लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके ऊपर कानून बनाना और उनके जो डिमांड्स हैं उसको कानूनी तौर पे उतारना, जीआर के रूप में, नोटिफिकेशंस के रूप में और कानून के रूप में, यही पर्पज़ है। तो ये मैं भली भांति कर सकता हूँ, ये मेरी आशा है। जी, हर सीट से उन्होंने 10-10, 15-15 लोगों को एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहने के कहा है। क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि इतने लोगों को में से चुनना, एक सीट पे 15 है, 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना है। देखिए, ऐसा है कि एक बात तो मैं माननी पड़ेगी कि भारत के इतिहास में पहली बार संविधान का इतना अच्छी तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि हर किसी को लग रहा है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये मेरे लिए है, मैं इसका पार्ट हो सकता हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और इसका श्रेय जाता है पूरी तरह से मनोज दादा जरांगे पाटिल साहब कि उन्होंने एक बड़ा जन आंदोलन इस तरीके से, और
उनकी प्रामाणिक छवि की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ और ये विश्वास लोगों में पैदा हुआ है। अब क्राइटेरिया क्या रखेंगे, तो देखिए एक लोकल जीनियस उनके पास है, जो भी वो निर्णय लेते हैं बहुत समझबूझ से लेते हैं। और मुझे लगता है कि लोग वहाँ जाके, मतलब देखिए जैसे हर एक का रोल होता है कि रास्ते का जन आंदोलन जो है वो खड़ा करने वाले लोग रहते हैं, न्यायपालिका में ये करने वाले लोग होते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जाके जो करना ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ पर कायदे कानून करना, उसके ऊपर समाज के हित में, सारे समाज के हित में कानून करना, और वो भी पूरे प्रामाणिकता से करना, ये एक क्राइटेरिया वो देख के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया वो रखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया वो रखेंगे कि समाज के हित में इस व्यक्ति ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा ऑब्वियसली कि ओवरऑल इस व्यक्ति की समाज में क्या छवि है, ये 2-3 क्राइटेरिया मुझे लगता है कि वो लगाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि वो सपोर्ट दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हैं, बिना सपोर्ट के जाने के बारे में सोचेंगे, या जो और भी लोग जो कर रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अपने आप को विधायक के लिए उम्मीदवार मान रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट जाने का सोच? मैं एक बात आपको और सारी जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम सब लोग इस विचार पे हमारा एक मत है कि हम सब में इंडिविजुअली कोई इलेक्टिव मेरिट है नहीं, और हम सिर्फ और सिर्फ जरांगे पाटिल जी के सपोर्ट से चुन के आ सकते हैं। इसलिए हम में से कोई भी ये अलग से इंडिपेंडेंटली इलेक्शन के लिए जाने के लिए ना तो तैयार होगा, और ये हमारी कमिटमेंट है, रादर हमने ये लिखित में उनको दिया हुआ है कि हम वो जो जिसको चुनेंगे उसको हम सारे सपोर्ट करेंगे और बाकी सारे लोग फॉर्म विड्रॉ करेंगे। तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को उन्होंने चुना। जरूरी क्यों है सर जरांगे पाटिल उनका सपोर्ट? ज़रूरी इसलिए है कि देखिए एक जो जन आक्रोश है, जन आक्रोश को उन्होंने एक फोरम दिया है, एक मीडियम दिया है, और उनकी जो प्रामाणिकता है उसको पूरी जनता ने सराहा है। आज करोड़ों की तादाद में उनके साथ लोग हैं, और अभी जो उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है कि जैसे मुस्लिम भाइयों को साथ में लिया है, दलित भाइयों को साथ में लिया है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जो प्रस्थापित पक्ष है जैसे बीजेपी है, एनसीपी है, इनके लिए एक संदेश है कि आप कुछ भी करेंगे, आप आपस में बंटवारा करके सीट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, तो जनता इतनी पागल है नहीं कि आपके ये पैतरों को समझेगी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझें। तो जरांगे साहब एक स्ट्रांग मैसेज इससे देना चाहते हैं, और आपको मतलब हम सबको अचरज नहीं होना चाहिए कि अगर अगली सरकार जरांगे साहब के बलबूते पे ही बनी तो हमें कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में उनके विधायक चुन के आएंगे।